नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। क्योंकि अलग अलग जो राज्य है वहाँ पर अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। जैसे आपके बिहार है, वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है, राजस्थान जो वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले के जो 40 क्वेश्चन जो थे उनको किया था। और अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, ये तो आपको जो आई बटन पे भी मिल जाएगी। ये जो कोने में जो सेटिंग होती है उस पर या क्लिक करके आप इस पर जा सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी जाकर जो आप इनको देख सकते हैं। वहाँ पर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं वे सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो जिसने भी हरियाणा में टीजीटी संस्कृत वाला एग्ज़ाम दिया था, तो उनका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आ चुका है, आप उसे फिल कर सकते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, आकार के कितने भेद होते हैं? 12, 10, 18 या फिर 2। तो आकार के भेद कितने हैं? और जो आकार है इसके भेदों की बात करें तो ये 18 माने गए हैं। आकार क्या है? ये एक ह्रस्व माना गया है और 18 भेद इसके माने गए हैं। वैसे तो जो संस्कृत भाषा है इसमें स्वर की अगर बात करें तो कितनी है, इन स्वरों की संख्या कितनी है? ये 13 मानी गई है। और जो स्वर हैं उनको अच कहा जाता है। आपने संधि भी पढ़ी होगी जिसमें अच, हल, विसर्ग इस प्रकार से संधि आती है। तो अच जो संधि है उसको स्वर संधि कह देते हैं, और जो व्यंजन है उसको हल संधि और विसर्ग संधि तो ये भी कह देते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। और जो लृ जो है इसका दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो आकार है इसके भेदों की बात करें तो ये 18 माने गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अच ऊपरी भाग में बोला जाए उसकी संज्ञा होती है। तालु आदि स्थानेषु भागेषु ऊर्ध्वभागिनीस्पन्न अच अनुदात सवित संज्ञा से आत। तो इस प्रकार का एक आपने संज्ञा प्रकार में एक सूत्र पढ़ा होगा, ये उसी की यहाँ पर व्याख्या है, उसी की हिंदी है। तो यहाँ पर संज्ञा उदात, सवरित, अनुदात किसकी होती है? अगर है ऊपर का भाग, ऊपर का भाग में होगा उदात। अगर यहाँ पर ऊपर की जगह नीचे दिया गया है फिर होगा अनुदात। तो ऊपर के भाग को उदात और नीचे के भाग को अनुदात कहा जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा प्रकरण, वैसे तो जो संज्ञा प्रकरण है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी की सभी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है री वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, दंत है, कंठ है, मूर्ध है या फिर ओष्ठ है। तो ये जो री वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है? और यहाँ पर एक सूत्र आता है रीटुषाना मूर्धा। री तो यही हो गया, री ट्वर्ग हो गया, और र और सा, र और ये सा मूर्धा। तो ये क्या है? मूर्धा से बोले जाते हैं, री और ट्वर्ग र और सा। और अको विसर्जनम कंठ है, और लृ तुलसा नाम दंता, उपपद्यमान नाम ओष्ठ। तो इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान है जिनके द्वारा बोले जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आरु वृक्ष है पद में। ओ पद का विधान करने वाला जो यहाँ पर सूत्र आया है ये कौन सा है?
उदितो व अनुवृत्तिरिचौ को गति प्राद्य है या सनासिंस भिक्षु। अरुरक्ष है, इसमें जो ओ प्रत्यय का विधान करने वाला है जो ऑप्शन डी में आया है, कौन सा है ये, सनासंस भिक्षु। ये सूत्र है जो ओ प्रत्यय करता है। उसके बाद आ जाता है ट्वर्ग, जो है इसका उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर ओष्ठ है। तो ट्वर्ग का उच्चारण स्थान, तो रि टूर्षा नाम मूर्धा, क्योंकि रि और जो ट्वर्ग है ये किससे बोले जाते हैं, मूर्धा जो है इसके द्वारा बोले जाते हैं। उसके बाद आ जाता है संस्कृत जो वर्णमाला है, इसमें मूल जो स्वर है इनकी संख्या है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है, 4 है, 7 है या 11 है। और मूल स्वर जो है उनकी संख्या, बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर 11 एग्जाम में करके आ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन ए को माना गया है, तो मूल स्वरों की जो संख्या यहाँ पर 5 मानी गई है। कौन कौन से, अ, ई, उ, री और जो लरी है, तो ये 5 यहाँ पर माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है यरो अनुनासिक या अनुनासिक हुआ। इस सूत्र का उदाहरण है महान लाभ, एतन मुरारी, विद्वान लिखती या उल्लास है। तो यरो अनुनासिक या अनुनासिक हुआ, ये जो सूत्र है, और वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर सूत्र है, और इसका जो माना गया है जो ऑप्शन सी में आया है, एतत् मुरारी, और उसके बाद एतद मुरारी होगा, ता को दा हो जाएगा और दा को ना। तो ये जो यरो अनुनासिको अनुनासिको जो सूत्र है, यदि यर प्रत्याहार के बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आए, अब यम का नाम अनुनासिका, यह मैंगना जो होता है, एतन मुरारी, इसमें क्या आएगा, माँ आएगा। तो यदि यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, तो यर के स्थान में उसी वर्णमाला का अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है। तो ये क्या है, विकल्प वाला है, एतद मुरारी, एतन मुरारी। तो ये जो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर रहेगा, एतद प्लस मुरारी ही एतन मुरारी। उसके बाद आ जाता है किन वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा की गई है, री व अ की, री और स्मृत स्वरों की, री व लरी की या स्वर और व्यंजनों की। तो किन वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा होती है, और यहाँ पर आपने संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र पढ़ा होगा, तुलस्य परतरम स्वर्णम, जो क्या है, स्वर्ण संज्ञा करता स्वर्ण ग्राहक सूत्र है। तो ये जो सूत्र है किनकी करता है, तुलस्य परतरम स्वर्णम, ये करता है री व जो लरी है इनकी करता है। ये जो सूत्र है तुलस्य परतरम स्वर्णम, इनके अनुसार जब 2 या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विवर में स्थित तालु आदि और अभ्यंतर प्रयत्न समान या एक हो, तो उन्हें परस्पर स्वर्ण संज्ञा वर्ण कहा जाता है। तो री व लरी स्वर्ण संज्ञा इनकी होती है, तुलस्य परतरम स्वर्णम जो सूत्र है उसके द्वारा। उसके बाद आ जाता है अ किस प्रकार का एक स्वर है, पश्च है, केंद्रीय है, अर्धविपरीत है या अनुनासिक है। तो अ किस प्रकार का है, और अ जो है इसको यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में आया है क्या है कि ये केंद्रीय स्वर माना गया है, और जो ये अग्र स्वर है इसके अंतर्गत ई, दीर्घ ई, ए, आई ये आ जाते हैं। मध्य जो स्वर होता है इसके अंतर्गत अ, आ जाते हैं, और जो पश्च स्वर है इसमें हर्ष उ, दीर्घ उ, ओ, औ, आ ये आ जाते हैं। तो अ किस प्रकार का स्वर है, इसको केंद्रीय स्वर माना गया है।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रत्यय के आदि में स्थित च्वर्ग और जो ट्वर्ग है इनकी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? प्रत्यय के आदि में स्थित च्वर्ग और ट्वर्ग की संज्ञा करने वाला, लस्कृतदिते, हलंत्यम, सप्रत्यय या फिर चोटू। और यहाँ पर देखें तो इनमें जो ऑप्शन जो है सी वाला चोटू जो ये सूत्र है इसको माना गया है। तो प्रत्यय के आदि में स्थित च्वर्ग और ट्वर्ग की संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये चोटू है। और उपदेश के अंत में आने वाले हल, जो हलंतम जो है, इनको इस संज्ञक माना गया है। और किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला श तथा तदित से भिन्न अन्य प्रत्यय में आदि में आने वाला ल और स और का, इनकी संज्ञा होती है ल स क तदित सूत्र के द्वारा। तो हलंतम सूत्र इससे भी हित संज्ञा ही होती है और ल स क तदित इसके द्वारा भी होती है, लेकिन थोड़ा सा जो इनमें अंतर आ जाता है। हलंतम करता है उपदेश अंत में जो हल है उसकी, और ल स क तदित करता है ल स और का वर्ग वालों की। उसके बाद आ जाता है गंग्यामु विष्णु इमो पदों की सिद्धि करने वाला यहाँ पर एक सूत्र है, निपात एक जनाग ओत इदुद्वे द्विवचन प्रगृह्यम या फिर प्लुत प्रगृह्या चिनित्यम। तो ये कुछ शब्द आए हैं यहाँ पर गंग्यामु विष्णु, इनकी सिद्धि करने वाला सूत्र। और इनकी सिद्धि करने वाला जो यहाँ पर इनमें सूत्र है, ये ऑप्शन जो सी में आया है, इदुद्वेद द्विवचन प्रगृह्यम, ये सूत्र है जो क्या करेगा, प्रगृह्य संज्ञा करता है। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम या फिर क्रियावाचक शब्द के द्विवचन के अंत में दीर्घ ए, दीर्घ ओ या ए हो तो उसे दीर्घ ए, दीर्घ ओ और ए की प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर ये रूप आया है गंग्यामु विष्णु इमो हरि एतो, तो इनकी क्या प्रगृह्य संज्ञा होगी, इदुद्वेद द्विवचन प्रगृह्यम सूत्र के द्वारा। और यह प्रकृति भाव करता है, प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर भी आपने ए दत्तो कंठोष्ठम पढ़ा होगा जो सूत्र है। तो ए और आई इनका जो उच्चारण है ये दांत और ओष्ठ इनसे होता है, तो दंतोष्ठ जो इसका हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है वर्णों को जो द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों की संज्ञा होती है। तो ये करने वाला अलप्राण है, घोष है, महाप्राण है या अघोष है? तो इनमें से कौन सा है जिनकी संज्ञा होती है? दूसरा और चौथा वर्ण आप इसमें देख सकते हैं कौन सा है। अलप्राण जिसका बोलने में कम समय लगता है, पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण दूसरा, चौथा। अघोष पहला, दूसरा और सघोष ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस प्रकार से ये होते हैं। अब यहाँ पर वर्गों को जो द्वितीय और चतुर्थ और सल वर्ण जो है इनकी संख्या जो होगी ये किसके द्वारा होगी? जो महाप्राण है इनके द्वारा। ये जितने भी हैं यहाँ पर सभी के सभी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आएगा और महाप्राण में दूसरा, चौथा। घोष में पहला, दूसरा, सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर स्वरः इति कथ्यन्ते। तो यहाँ पर स्वर जो है कहे गए हैं। अच, हलंत, हल या व्यंजन। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है ए वाला, तो स्वर जो होते हैं इनको क्या है? अच कहा जाता है। और जो व्यंजन होते हैं इनको हल कहा जाता है। जो संधि है उसमें आपने पढ़ा होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जो स्वर है उनको अच, व्यंजन को हल संधि कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनको कहा जाता है।
उसके बाद आ जाता है मूर्धन्य वर्ण के। यहाँ पर मूर्धन्य वर्ण है जो मूर्धा से बोले जाते हैं। तो ऋटुषा नाम मूर्धा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। इच्युषा नाम तालु, रेल तुलसा नाम दंता, अकुह विसर्ज नाम कंठ। उसके बाद आ जाता है समाहार। अनुदात होता है, उदात है, स्वरित है या फिर अनुनासिक है। तो समाहार है, स्वरित है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। समाहार, स्वरित और उच्चारण के स्वरों के 3 भेद होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। उदात तालादु स्थानीसु भागेशु ऊंचाई, उदात मतलब जो ऊपर का भाग है। तो उदात का मतलब ऊंचाई उदात है और अनुदात का मतलब नीचे अनुदात है। और समाहार है, स्वरित है। उसके बाद है दीर्घ इकार वर्ण उत्पत्ति स्थानम। तो दीर्घ ई जो है इसका उत्पत्ति स्थान है, दंत है, तालु है, ओष्ठ है या नासिका है। तो दीर्घ इकार से वर्ण उत्पत्ति स्थानम कौन सा है? तालु है। ऑप्शन रहेगा सी वाला, इच्युषनम तालु। नेक्स्ट आ जाता है व्यंजनायः। व्यंजनाः अथवा व्यंजना नाम संयोगेन किम अक्षर भवति। व्यंजन या जो व्यंजन है इनके संयोग से अक्षर संयुक्त अक्षर होता है, अनुनासिक बनता है, अनुनासिक या अयोगवाह। व्यंजन अथवा इनके संयोग से, और इनके संयोग से जो बनते हैं इनको कहा जाता है संयुक्त अक्षर। जैसे हम क्ष बोलते हैं, क्ष। अब ये क और श इनके मेल से बनता है। ऐसे ही त्र है, त और र इनके मेल से बनता है। ज हो गया, ज और य इनके मेल से बनता है। तो यहाँ पर व्यंजनों के संयोग से जो माने गए हैं, जो संयुक्त अक्षर होते हैं, इनको माना गया है। उसके बाद आ जाता है पर सन्निकर्ष। संहिता संज्ञा होती है, लोप होता है, इत संज्ञा होती है या फिर स होता है। तो पर सन्निकर्ष संहिता, तो क्या होगी इनकी संहिता जो संज्ञा ये होती है, वर्णों की अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है। उसके बाद आ जाता है फकार से वर्ण उत्पत्ति स्थान। जो फ है इसका वर्ण उत्पत्ति स्थान कौन सा है जहाँ से इनका उच्चारण होगा? तालु है, दंत है, मूर्धा है या फिर ओष्ठ है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा उपपद्यमान नाम ओष्ठ, उ और जो पूरक है इनका जो उच्चारण होगा किससे होगा? तो ये जो हमारे होठ जो है ओष्ठ, इनके द्वारा होता है। उसके बाद आ जाता है अदर्शनम। आगम होता है, प्रत्याहार होता है, लोप या फिर आदेश होता है। तो अदर्शनम लोप है। तो इसकी क्या होगी? ये लोप जो इसका होता है। उसके बाद है अर्धमात्राकालीन उच्चारण मानः वर्ण। अर्धमात्रा काल का जो उच्चारण है यहाँ पर कौन सा है? अयोगवाह, योगवाह, स्वरः या व्यंजनानि। अर्धमात्रा काल का जो उच्चारण वर्ण है, और इनके जो उच्चारण हैं यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात अर्धमात्रक समय उच्चारण के लिए व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। एक मात्रा भवेद हर्षव है, द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, त्रिमात्र है प्लुतः ज्ञेय, व्यंजनम च अर्धमात्रकम। एक मात्रा आ जाए अगर एग्जाम में, एक मात्रा क्या है? हर्षव होते हैं, और द्विमात्रा दीर्घ होते हैं, 3 मात्राएं वाले प्लुत कहे गए हैं, और व्यंजनों को अर्धमात्रा कहा गया है, अर्धमात्रिक।
उसके बाद आ जाता है हलो अनंतर है, लोप है, संयोग है, स्वर्ण या संहिता। ये आपका जो संज्ञा प्रकरण है उसमें से है, जितने भी हैं। तो हलो अनंतरा संयोग है, क्या होगी, इनकी संयोग संज्ञा होती है। हलो अनंतरा ये एक सूत्र है जिसके द्वारा होती है। संयोग मतलब क्या है कि जो स्वर के न रहने पर दो या अधिक मिले हुए हल व्यंजन ये सुक्त कहे जाते हैं। तो ये जो हलो अनंतरा संयोग है, संज्ञा प्रकरण जो उसमें से है, और क्या करता है, अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो, अर्थात जिन दो व्यंजनों के बीच में स्वर ना हो उन दोनों की मिलकर संयोग संज्ञा होती है। और यह संहिता करने वाला है परसन्निकर्ष संहिता। वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है गकार से वर्ण उत्पत्ति स्थानम। ये जो ग जो है इसका उच्चारण स्थान अंग कह सकते हैं आप। मुर्दा है, नासिका है, दंत है या कंठोष्ठ है। और यहाँ पर इनके जो उच्चारण स्थान की बात करें तो जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर इसका रहेगा, यम गणना नाम नासिका, यम गणना। तो इनका क्या है, जो उच्चारण है ये नासिका से होता है, जिनकी संख्या 5 मानी गई है। उसके बाद आ जाता है इच्छु ऐसा नाम, कंठोष्टम तालु, कंठ तालु या दंतः। तो इच्छु ऐसा नाम तालु, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है ह का रस्य वर्ण उत्पत्ति स्थान। ह जो है इसके वर्ण उत्पत्ति स्थान है, मुर्दा है, तालु है, नासिका है या फिर कंठ है। तो ह का वर्ण उत्पत्ति स्थान कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में है कुह विसर्जनम कंठ, क्वर्ग, ह और जो विसर्ग है इनका जो उच्चारण है ये कंठ से होता है, अकुह विसर्जनम कंठ। उसके बाद आ जाता है अनुस्वार से वर्ण उत्पत्ति स्थान। अनुस्वार का वर्ण उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ओष्ठ है, दंत है, नासिका है या मुर्दा है। और इनका जो माना गया है जो ऑप्शन बी में है, तो ये नासिका से इनका उच्चारण होता है। उसके बाद आ जाता है स्पर्श वर्ण, काद्य है, टाद्य है, ताद्य है या पाद्य है। तो यहाँ पर आपने इसमें जो एक सूत्र पढ़ा होगा काद्य मौसाना, तो ये इन्हीं को कहा जाता है जो ऑप्शन ए में आए हैं। का से लेकर मा तक के जितने भी वर्ण हैं इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो काद्य मौसाना स्पर्श वर्ण है। उसके बाद है दत्तेषु वर्णेषु मूर्धन्य का। यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें मूर्धन्य जो वर्ण है कौन से वाला है? स, ब, स या स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मूर्धा से बोला जाता है ऋतुषा नाम मूर्धा, जो ऑप्शन सी में आया है। और ये वाला जो स है इसको दंत स कहा जाता है, लिरी तुलसा नाम दंत हस्कार। और ये वाला जो स है 21 वाला स कह देते हैं जिसे, तो यह है इच्छु ऐसा नाम तालु। तो ये जो तालु से बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है जो अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो यह अलावा जो है इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, और इन्हीं को अर्ध जो व्यंजन है वह भी कहा जाता है। उसके बाद है धेलिति इत्यस्य वर्णान पृथक पृथक लिखत।
तो ये दहली जो यहाँ पर दिया गया है, जब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो इनमें से किस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला आया है, द ए ह अ ल ए, दहेली। उसके बाद है कुर्पण है। इसको भी जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो इनमें कैसे लिखा जाएगा ये, और जब हम इसे भी अलग अलग करके लिखेंगे तो क उ र प अ ण आ ऐसे लिखा जाएगा। तो जो ऑप्शन ए में आया है क उ र प अ ण आ, कुर्पण है। उसके बाद आ जाता है जो अनुस्वार है। अनुस्वार कौन सी है यहाँ पर, अनुस्वार है जो ऑप्शन बी में है, ये जो इसके ऊपर अंक की बिंदी है, तो यह अनुस्वार। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।